वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम अपना 17वां चैप्टर विज्ञान का शुरू करेंगे, जिसका टॉपिक है तारे एवं सौर परिवार। और नो डाउट इसमें हम अपने सौर परिवार के बारे में पढ़ेंगे, तारों के बारे में पढ़ेंगे। और सौर परिवार हम किसे कहते हैं? जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, किसी कक्ष में चक्कर लगाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सौर परिवार कहते हैं। हाँ, इस चैप्टर में हम विस्तार से इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इनके बारे में पढ़ने से पहले हम क्यों ना आकाश को थोड़ा सा एक झलक देख लें। तो आकाश में ये तारे टिमटिमाते हैं, चांद चमकता है। तो इनको देखकर कई बार मन में जिज्ञासा होती है कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कहाँ घूमती हैं, कितनी दूर तक होती होंगी। तो पहले तो हम इनके बारे में पढ़ें कि इन्हें कहते क्या हैं। देखिए, तारे, ग्रह, चंद्रमा तथा आकाश के बहुत से अन्य पिंड खगोलकीय पिंड कहलाते हैं। और इन खगोलकीय पिंडों और उनसे संबंधित परिघटनाओं के अध्ययन को खगोलिकी कहा जाता है। परिघटनाएं कौन सी? जैसे सूर्य ग्रहण लगते हैं, चंद्र ग्रहण लगते हैं, और कोई तारों का टिमटिमाना हो गया। आकाश में जो चांद है वो अपनी आकृति रोज़ बदलता है, और इसके बारे में कि उसकी आकृति रोज़ क्यों बदलती है, कैसे बदलती है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो ये सारी घटनाओं के बारे में जब हम पढ़ते हैं, इनका अध्ययन करते हैं, तो इनके अध्ययन करने को हम क्या कहते हैं? खगोलिकी कहते हैं। तो चलिए क्यों ना हम अपने सबसे निकट वाले पड़ोसी से शुरुआत करें। उनसे हम बहुत ज़्यादा फेमिलियर भी हैं। चंद्रमा, चंदा मामा के नाम से बच्चे जानते हैं, कई कहानियाँ सुनी हुई हैं। तो चंद्रमा से हम मिलते हैं। ये देखिए, ये है हमारे चंद्रमा। पृथ्वी की अगर सबसे पास में और सबसे चमकीली चीज़ अगर हम रात को कोई देखते हैं, तो वो है हमारे लिए चंद्रमा। और चंद्रमा से का साथ रिलेटेड अगर छोटे बच्चे कविताएं पढ़ते हैं, तो बड़े बुज़ुर्ग इनको देखकर त्यौहार भी मनाते हैं। इनके साथ रिलेटेड कई त्यौहार हैं, जैसे चांद, नया चांद दिखाई देता है, बाल चंद्र दिखाई देता है, तो उसके अगले दिन ईद होती है। गुरु पूर्णिमा है या गुरु नानक जयंती है, वो पूर्णिमा को मनाई जाती है। दीपावली है तो वो अमावस्या को मनाई जाती है। तो ये चांद के साथ रिलेटेड करवा चौथ का त्यौहार ये भी है, शिवरात्रि, ये सारी चांद की कलाओं के तिथियों के अनुसार ही मनाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम चांद से इंट्रोडक्शन करते हैं। तो हमारे चंद्रमा की कलाएं सबसे पहले ज़रूरी हैं, क्योंकि इन्हीं चंद्रमा की कलाओं के आधार पर ही हम इतने त्यौहार मनाते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि उस दिन जब चंद्रमा पूरा दिखाई देता है, उस दिन को हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। और पूर्णिमा के अगले दिन से प्रत्येक रात्रि को चंद्रमा का चमकीला भाग घटता चला जाता है, और एक स्टेज ऐसी आती है कि 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता। 15 दिन के बाद चंद्रमा दिखाई नहीं देता। उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? अमावस्या कहते हैं। अमावस्या को हमें चांद बिल्कुल दिखाई नहीं देता, और फिर अगले दिन चंद्रमा का एक छोटा सा भाग आकाश में दिखाई देता है। इसे हम बाल चंद्र कहते हैं। और इसके पश्चात फिर प्रतिदिन चंद्रमा बड़ा होता जाता है, और बड़ा होता जाता है तो 15वें दिन आकर फिर ये अपना पूरा चक्कर पूरा कर लेता है। पूरी चक्री इसकी हमें दिखाई देनी शुरू हो जाती है, और ये क्या हुआ? अगली पूर्णिमा आ चुकी है। और इस एक पूर्णिमा से स्टार्ट होकर अगली पूर्णिमा की अवधि में 29 से कुछ टाइम ज़्यादा का समय लगता है। तो इस चीज़ को कई कैलेंडरों में एक माह भी कहा जाता है, कि इसका एक माह पूरा हो चुका है, एक पूर्णिमा से अगली पूर्णिमा तक का समय। अब ये देखते हैं कि चंद्रमा की कलाएं जो हैं वो क्यों होती हैं। अब यहाँ पे इस तरह से ये देखिए, यहाँ से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, ये सूर्य का प्रकाश है, ये हमारा चंद्र है जो पृथ्वी के चारों ओर इस हिसाब से चक्कर काटता जाता है। अब सूर्य से, ये जो हमारा सूर्य है, यहाँ से प्रकाश
चंद्रमा की ओर आता है। अब हमें ये पता है कि जब प्रकाश परावर्तित होता है तभी हमें कोई चीज़ दिखाई देती है। यहाँ से सूर्य का प्रकाश आ तो रहा है, लेकिन परावर्तित होकर कहाँ जा रहा है, टकरा कर कहाँ जा रहा है, वापिस ही तो जा रहा है, टकरा कर वापिस ही तो जा रहा है। हमारे पास पृथ्वी तक वो प्रकाश नहीं पहुँच रहा है, ये प्रकाश की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुँच रही हैं, इसलिए हमें चांद की सतह दिखाई नहीं देती है। तो ये कौन सी स्टेज आ जाती है, हमारी अमावस्या की स्टेज आ जाती है। ये जो स्टेज है ये हमारी कौन सी स्टेज है, अमावस्या की स्टेज आ जाती है। फिर इसके बाद जब चांद थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट होता है, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो गया तो सूर्य का प्रकाश आया, थोड़ा सा परावर्तित होकर ये पृथ्वी तक पहुंच गया। जितना ये पृथ्वी तक पहुंचता है उतना ही हिस्सा चांद का हमें दिखाई देता है। फिर उसके बाद जब चांद अगली स्टेज पर जाता है तो जितना प्रकाश सूरज का यहाँ से आया वो परावर्तित होकर पृथ्वी पर पहुंच गया, पृथ्वी पर गया तो जितना चांद पृथ्वी की ओर प्रकाश को परावर्तित करता है उतना हिस्सा हमें दिखाई देता है। फिर इसके बाद जब चांद चलता चलता यहाँ पे पहुँच जाता है तो सूर्य के प्रकाश की जितनी भी किरणें चांद के ऊपर पड़ती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, पृथ्वी की ओर परावर्तित हो जाती हैं, वो सारी की सारी पृथ्वी की ओर परावर्तित हो जाती हैं, जिस वजह से हमें चांद जो है वो पूरा का पूरा दिखाई देता है। और यही प्रोसेस जो पहले इस तरह से चलता है, जो हमारा प्रोसेस जो है जो पहले हमारा इस तरह से चल रहा था, अब वही चीज़ यहाँ से उल्टी दिशा में फिर से चलनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ से चलते समय चांद पूरा का पूरा अमावस्या में था, हमें दिखाई नहीं देता था। धीरे 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 ये हमें दिखाई देना शुरू हुआ और यहाँ तक आते आते ये हमें पूरा का पूरा दिखाई दे गया। फिर धीरे धीरे इसने फिर से अपनी आकृति जो थी वो छोटी छोटी करनी शुरू कर दी। ये था हमारा कि हम किस तरह से कलाओं के बारे में जान सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आगे आता है चंद्रमा का पृष्ठ, कि जो चंद्रमा की सतह है वो कैसी है। जैसे हम पृथ्वी की सतह को तो रोज़ देखते हैं, चंद्रमा की सतह कैसी है, वैज्ञानिक वहाँ पे गए हैं तो ये सतह उन्होंने कैसी देखी। देखिए, चंद्रमा की सतह पूरी तरह से समतल नहीं है, इसमें कई गहरे गड्ढे भी हैं और कई सीधी ढाल वाले ऊंचे ऊंचे पर्वत भी हैं। जैसे ये चित्र भी है हमारे पास चांद का, जो सैटेलाइट्स के थ्रू जो मानव ने कृत्रिम उपग्रह ऊपर भेजे हुए हैं, उन्होंने ये फ़ोटो खींच कर नीचे जो भेजी हैं उनमें हमें साफ दिखाई दे रहा है कि कई तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हैं और कई जो हैं वो गड्ढे भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए ये गड्ढे हैं, कितने कितने गड्ढे हैं। और अगर पहाड़ियों की चोटियाँ भी यहाँ पे कई सरफे, ये देखें ये इधर पहाड़ियाँ की चोटियाँ भी जो हैं वो भी दिखाई देती हैं। और ये भी है, कहा जाता है कि चांद के ऊपर जो पहाड़ हैं वो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे पहाड़ हैं और उनकी ढलान भी बिल्कुल एकदम सीधी ढलान है। और जो वैज्ञानिक चांद के ऊपर चढ़े थे, चांद के ऊपर पहला कदम किसने रखा था, ये हैं हमारे वैज्ञानिक जिन्होंने चांद के ऊपर पहला कदम रखा। कब? 21 जुलाई सन 1969 को अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहले चंद्रमा पर अपने कदम रखे। उनके बाद एड्रिल चंद्रमा पर उतरे थे। अब ये तो हो गया चांद के बारे में। अब चांद के बाद जो हमें दूसरी चीज़ दिखाई देती है आकाश में वो है हमारे टिमटिमाते तारे। कैसे टिमटिमाते हैं, कितने सुंदर लगते हैं ये टिमटिमाते हुए। देखिए कितनी चमक है इनकी। और अगर आकाश बिल्कुल साफ़ हो और जैसे बरसात के बाद एकदम से आकाश साफ़ होता है, तब अगर आकाश को देखा जाए तो तारे बहुत टिमटिमाते हुए बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई देते हैं। लेकिन कभी आपने रात को जब आकाश देखा है तो तारों की लोकेशन देखो
और 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद वापस फिर से उन तारों की लोकेशन देखो, तो आपको वो तारे जहाँ आपने पहले देखे थे वहाँ नहीं दिखाई देंगे। तारे जो हैं वो उन्होंने अपनी दिशा जो है वो उनकी चेंज हुई होती है, उनकी पोजीशन जो है वो चेंज हुई होती है। तो ये तारे जो हैं वो गति करते हैं, लेकिन किस दिशा से किस दिशा की ओर? सूर्य की तरह तारे भी गति करते हैं और उनकी गति की दिशा भी पूर्व से पश्चिम की ओर ही होती है। जैसे सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है, उसी तरह से तारे भी पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं। कारण क्यों है? क्यों पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं? देखिए, जब हम रेलगाड़ी में बैठते हैं, रेलगाड़ी आगे चल रही होती है और जो ये पेड़ होते हैं या बाहर की जो नज़ारे होते हैं, कुछ भी बाहर हो, वो पीछे की ओर दौड़ते हैं। तो हमारी जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर दौड़ती है, उधर की ओर चलती है। तो ये जो तारे हैं, इसीलिए हमें ये पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हुए दिखाई देते हैं। अब ये थोड़ा सा एक वीडियो है, थोड़ा सा इसको देखो। पंखा चलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अब ये जो पंखा चल रहा है, ये वीडियो मैंने आपको क्यों दिखाई है, इसका एक रीज़न है। देखिए, आपको एक प्रश्न आता है कि क्या ध्रुव तारे गति करते हैं? आप इस पॉइंट को देखो और चलते हुए पंखों को देखो। ये चलते हुए जो पंखे हैं, आप इनको देखो। ये पंखे जो पर हैं वो भी चल रहे हैं और साथ ही साथ ये बीच वाली जो चीज़ है ये भी आपकी चल रही है, लेकिन हमें ये चलती हुई दिखाई नहीं दे रही। उसी तरह से ध्रुव तारा होता है। अब ये जो चीज़ है ये अपने इस अक्ष के साथ जुड़ी हुई है और ये जो पर हैं ये घूम रहे हैं। अब ये जो चीज़ है, इसको प्रश्न है आपके पास कि क्या ध्रुव तारे भी गति करते हैं? हाँ, करते हैं। जिस तरह से ये सेंटर वाली चीज़ जो अपने अक्ष के साथ जुड़ी हुई है, ये भी घूमती है, लेकिन घूमती हुई हमें प्रतीत नहीं होती है। लेकिन ये जो पर है पंखे के, ये हमें घूमते हुए प्रतीत होते हैं। तो अगर तारे होंगे वो तो हमें घूमते हुए प्रतीत होंगे, लेकिन बीच वाला ये जो सेंटर में अटैच्ड पोर्शन है जो गोल गोल घूम तो रहा है, लेकिन हमें ये दिखाई नहीं देता है। उसी तरह से ध्रुव तारे की पोजीशन भी ऐसी ही होती है। वास्तव में ध्रुव तारा एक ऐसा ही तारा है जो पृथ्वी के अक्ष की दिशा में स्थित है। ये गति करता प्रतीत नहीं होता है। अब ये पोजीशन देखिए इसकी कैसे होती है। ये रहा आपका ध्रुव तारा। देखिए, ये है आपका ध्रुव तारा है और पृथ्वी के अक्ष पर ये इस तरह से फिक्स है। अब अगर पृथ्वी घूमेगी भी, पृथ्वी लगातार घूम भी रही है, तो भी ये हमें ध्रुव तारा जिस तरह से पंखे का सेंटर पॉइंट फिक्स होता है, उसी तरह से ये भी फिक्स है। ये भी हमें घूमता हुआ दिखाई नहीं देता, लेकिन घूमता ज़रूर है। और फिर इसके बाद तारे जो हैं, तारामंडल एक वर्ड आता है। कई तारे जब आप आकाश में देखते हो तो उनकी एक पर्टिकुलर शेप बन रही होती है। जैसे गर्मियों में अगर आप, जैसे ही रात शुरू होती है, तारे टिमटिमाने शुरू हो जाते हैं, अब पूरा आकाश जो है वो घना गहरे रंग का हो जाता है और तारे आपको पूरी तरह से क्लियर दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो शुरुआत की रात में ही आपको उत्तर दिशा में एक सप्तऋषि दिखाई देता है, 7 तारों का एक समूह दिखाई देता है। उसी तरह से सर्दियों में भी अगर आप कुछ पहर, दूसरे पहर में अगर आप देखते हैं, गर्मी रात के दूसरे पहर में अगर आप देखते हैं, तो आपको एक शिकारी की तरह से बनी हुई एक आकृति दिखाई देती है। तो जब कुछ तारे अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं, या तारों की हमें कुछ ऐसी को जिसको हम एक शक्ल का नाम दे सकते हैं, तो इस तरह के जो तारों के समूह होते हैं इनको हम तारामंडल कहते हैं। अब तारामंडल में आपको जैसे सप्तऋषि है, ओरियन है, इस तरह से हैं। सप्तऋषि की देखिए, आपको आकाश में इस तरह से एक शक्ल दिखाई देती है। ये आपको दिखाई दे रहा है।
इसमें ये देखिए, ये 7 तारे हैं, इस तरह से इन्होंने अपने आप को जोड़ा होता है। तो ये क्या है, दोबारा फिर से देखिए कि ये जो तारे हैं, इन्होंने अपने आप को इस तरह से, ये तारा है, फिर ये तारा आता है, फिर इस तरह से मुड़ता है, फिर ये जाता है, फिर ये जाता है। तो ये चीज़ क्या है, ये सप्तऋषि है। ये आपका आकाश में गर्मियों में अगर हम देखें तो उत्तर दिशा में बहुत जल्दी रात में आपको दिखाई देता है। फिर उसके बाद सर्दियों में अगर आप देखते हैं तो आपको ये आकृति दिखाई देती है। ये देखिए, ये है आकृति। ये इसमें 2 तारे तो आपके ऐसे हैं, 2 तारे ऐसे हैं, और बीच में ये 3 तारे ऐसे जुड़े हुए हैं। फिर इनको अगर हम जोड़ देते हैं तो ये शेप बन जाती है। ये एक शिकारी की शेप होती है कि शिकारी जो है वो कहीं पे इसको आगे पीछे इसके अगर बाजू बना लें या टांगे बना लें तो ये एक हथियार उठाया हुआ एक शिकारी दिखाई देता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ओरियन भी कहते हैं। तो ये 2 जो हैं आपके सप्तऋषि और ये ओरियन, ये दोनों क्या हैं, तारा मंडल हैं। अब इसको आगे चलते हैं हम। सप्तऋषि की मदद से हम ध्रुव तारे की पहचान भी करते हैं। कैसे करते हैं, आपको मैंने पहले अभी चित्र में दिखाया है कि सप्तऋषि में कुछ तारे तो होते हैं जो 3 तारे तो ऐसे जुड़े होते हैं। ये देखिए, ये 3 तारे तो तिरछे से होते हैं। फिर उसके बाद आगे क्या आते हैं, ये 4 तारे चकोर में होते हैं। ये देखिए, फिर से दिखाती हूँ। ये 4 तारे जो हैं ये चकोर में हैं, और इनमें से इन तारों को, किनारे वाले तारों को अगर हम सीधा आगे की ओर बढ़ाते हैं, उत्तर दिशा की ओर बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे एक सबसे थोड़ा सा चमकीला तारा जो है वो आपको दिखाई देता है, जिसे हम ध्रुव तारा कहते हैं। तो किनारे के ये जो 2 तारे होते हैं, इनको अगर हम सीधा इनकी लाइन जो है सीधी खींचें, मीन्स आपने इमेजिनेशन में ही खींचनी है, तो ये आगे एक तारे को मिलते हैं जिसको हम ध्रुव तारा कहते हैं। तो ये तो था ध्रुव तारे की लोकेशन। इसमें 4 तारे चकोर तथा 3 तिरछी रेखा में होते हैं। इन तारों को काल्पनिक रेखाओं से मिलाने पर एक प्रश्न चिन्ह का आकार प्रतीत होता है। यदि आगे के 2 तारों को जोड़ने वाली पंक्ति को सीधे उत्तर दिशा में बढ़ाएं तो ये ध्रुव तारे तक पहुंचती है। ठीक समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद आता है कि सप्तऋषि के साथ कुछ रोचक बातें हैं जुड़ी हुई, वो भी आप जान लीजिए। फिर उसके बाद हम आगे ओरियन पे चलेंगे। ओरियन की मदद से भी हम एक तारा और लोकेट करते हैं जिसको हम सीरियस कहते हैं। चलिए पहले सप्तऋषि के साथ जुड़ी हुई कुछ बातें सुनते हैं। सप्तऋषि गर्मियों में रात्रि के पहले पहर में उत्तरी दिशा की ओर दिखाई देता है। सप्तऋषि ध्रुव तारे की परिक्रमा करते हैं। कैसे परिक्रमा करते हैं जी, अभी चित्र में भी आपको दिखाऊंगी कि ध्रुव तारा दक्षिण गोलार्ध से नहीं दिखाई देता है। ध्रुव तारा भी उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी दिशा में होता है, और सप्तऋषि भी उत्तरी दिशा में होता है। और सप्तऋषि ध्रुव तारे की परिक्रमा करते हैं। कैसे परिक्रमा करते हैं, जैसे ये देखिए, ये सेंटर में क्या है, आपका ध्रुव तारा है, और ये सप्तऋषि इस तरह से इस ध्रुव तारे की परिक्रमा करते रहते हैं। और अगर हम किनारे के 2 तारों को हमेशा उत्तर दिशा की ओर बढ़ाते चले जाएं, जिस भी दिशा में हो उससे उत्तर की ओर ही जाना है, तो ये आपको ध्रुव तारे के ऊपर ही ये आपको मिलेंगे। तो इसका मतलब ये यहाँ से साफ होता है कि ध्रुव तारा आपको उत्तरी गोलार्ध में ही मिलेगा। दक्षिण गोलार्ध से आप ध्रुव तारे को नहीं देख सकते। फिर उसके बाद चलिए अब आगे चलते हैं कि ओरियंस की मदद से हम ये सीरियस को कैसे देखते हैं। जिस तरह से सप्तऋषि की मदद से हम ध्रुव तारे की स्थिति पहचानते हैं,
उसी तरह से ओरियन की मदद से भी हम आकाश में मौजूद सबसे चमकीले तारे सीरियस की स्थिति भी पहचानते हैं। अब सीरियस को ढूंढने के लिए हम जो आपका तारा होता है ओरियन का तारा, उसके मध्य के 3 तारों से गुजरने वाली रेखा की कल्पना कीजिए तथा उसके अनुदेश पूर्व दिशा की ओर देखिए। सप्तऋषि में हमने कौन से 2 तारे लेने, किनारे वाले 2 तारे लेने हैं और उनको किस दिशा में बढ़ाना है, उत्तर दिशा में। लेकिन ओरियन में से हमने जो बीच वाले 3 तारे हैं हमने उनको लेना है और उनको किस दिशा में बढ़ाना है, पूर्व दिशा की ओर बढ़ाना है। जैसे ये देखिए यहाँ पे कि किस तरह से ये ओरियन के बीच वाले तारे हैं 3, इनको हमने उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ाना है। इनको हमने उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ाना है। तो ये जब उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे तो ये सामने एक सबसे ज़्यादा चमकीला तारा आपको दिखाई देगा जिसको हम सीरियस कहते हैं। चलिए, ये तो हो गए तारों की बात। अब आते हैं हमारे सौर परिवार पर। अब सौर परिवार किसे कहते हैं? सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों से मिलकर सौर परिवार बनता है। इस परिवार में बहुत से पिंड हैं, जैसे ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह और उल्काएं। अब सबसे पहले तो ये देखिए, ये सूर्य है। सूर्य के चारों ओर ग्रह जो हैं वो चक्कर लगाते हैं। जो पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं उनको तो हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। लेकिन अब पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो पृथ्वी तो बनी ग्रह। लेकिन जो चांद है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो वो क्या बनेगा? वो उपग्रह बनेगा। अब सूर्य के चारों ओर सबसे पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है? बुध। सबसे पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है? हमें दिखाई दे रहा है बुध। ये देखिए, फिर उसके बाद हमें जो कक्षा है, दूसरी कक्षा में हमें क्या दिखाई दे रहा है? हमें दिखाई दे रहा है शुक्र। तीसरी कक्षा में हमें क्या दिखाई दे रही है? पृथ्वी। फिर उसके बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण और अरुण के बाद वरुण। ये तो हैं हमारे ग्रह जो हमें दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण। अब यहाँ पे हम आगे चलें। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं सूर्य के साथ। सबसे पास वाला तारा हमारे ये सूरज है। सूर्य भी एक तारा ही है, लेकिन बहुत हमारी पृथ्वी के बहुत ज़्यादा निकट है, इसलिए ये इतना ज़्यादा चमकदार दिखाई देता है। बाकी तारे हमारे पृथ्वी से बहुत बहुत दूर है, इसलिए ये हमें तारे टिमटिमाते हुए छोटे छोटे दिखाई देते हैं, सूर्य की तरह बड़े नहीं दिखाई देते। चलिए, सूर्य की शक्ल देखते हैं, फिर उसके बाद इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि यह निरंतर विशाल मात्रा में ऊष्मा तथा प्रकाश उत्सर्जित करता है। सभी ग्रहों की ऊष्मा तथा प्रकाश की ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य ही है। ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता है। अब अभी आपने देखा भी था जब ग्रह दिखाई दे, मैंने आपको इस पथ को कक्षा कहते हैं। किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को पूरा करने में जितना समय लगता है उसे परिक्रमा काल कहते हैं। और ग्रहों की सूर्य से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये परिक्रमा काल भी बढ़ता जाता है। अब सबसे पहले हमने क्या देखा था? बुध देखा था। अब बुध के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो बुध की शक्ल देखते हैं कि बुध कैसा है। सूर्य के बिल्कुल पास में होता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे तपश रहती है, लेकिन बहुत, क्योंकि सूर्य के बिल्कुल पास में है तो इसका परिक्रमा काल भी बहुत कम होता है। और ये निकटतम ग्रह है, ये सूर्य के निकटतम ग्रह है और यह हमारे सौर परिवार का लघुत्तम ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, अगला हमारा ग्रह आता है दूसरे नंबर पर शुक्र। तो शुक्र कैसा है?
ये पृथ्वी से पहले आता है, पृथ्वी का ट्विन भी कहलाते हैं, और इसको इंग्लिश में वीनस भी कहते हैं। ये पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी है। रात्रि के आकाश में सबसे अधिक चमकीला ग्रह है, इसीलिए इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। फिर इसके बाद हमारा आता है पृथ्वी। पृथ्वी की एक विशेषता ये है कि हमारे पूरे सौर परिवार में एकमात्र यही ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन है। अब कारण देखते हैं कि जीवन का जो इस पृथ्वी के ऊपर जीवन मिल रहा है, इसके कारण क्या हैं। सबसे पहले तो सूर्य से इसकी दूरी जो है वो उचित है। ना तो ये सूर्य के बहुत ज़्यादा पास में है और ना ही ये सूर्य से बहुत ज़्यादा दूर है। जितनी तपश, जितनी ऊर्जा, जितना प्रकाश इसको चाहिए, सूर्य से इसको उतना ही मिल रहा है, ना तो ज़्यादा मिल रहा है। अगर बिल्कुल सूर्य के पास में होते तो देखिए क्या हाल होती, गर्मियों में हमारी क्या हालत होती है, उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर जल की मौजूदगी सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पर है। इसके साथ साथ वायुमंडल, ये भी पृथ्वी पर ही मौजूद है, क्योंकि पृथ्वी का जो आकार है वो ऐसा है कि इसका इतना गुरुत्वाकर्षण बन जाता है कि वायुमंडल को अपनी ओर खींच के रख सकता है। फिर उसके बाद चौथा है सबसे ज़्यादा ज़रूरी, ओजोन की परत। इसमें ओजोन का आवरण है। वायुमंडल के बाद इसका क्या है, ओजोन का आवरण है। ओजोन का फ़ायदा हमें क्या होता है कि जो सूर्य से हानिकारक किरणें आ रही होती हैं वो ओजोन की परत जो है वो रोक लेती है। अब जो पृथ्वी है उसका अरेंजमेंट कैसा है अपने अक्ष पे। देखिए जो ये जो पृथ्वी का अक्ष है वो थोड़ा सा देखिए, आपको ये टेढ़ा दिखाई देता है। ये देखिए, ये आपको थोड़ा सा टेढ़ा है। अगर हम सीधी लाइन देखें तो सीधी लाइन ऐसी होनी चाहिए। लंब तो ऐसा होता है बिल्कुल सीधा, लेकिन ये बिल्कुल सीधा नहीं होता है, ये थोड़ा सा टेढ़ा होता है। तो इसीलिए जो अक्ष है ये थोड़ा सा अपनी अक्ष की ओर झुकी हुई होती है। तो पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसके कक्षा के तल के लंबवत नहीं है। इसका अपने अक्ष पर झुकाव पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। कभी सर्दियां आती हैं तो कभी गर्मियां आती हैं, तो जो ऋतु परिवर्तन है ये इस अक्ष की ओर जो इसका झुकाव है उसके कारण होता है। अब दूसरा जो चौथा ग्रह है, बिल्कुल पृथ्वी के बाहर वाली कक्षा में अगर हम देखते हैं तो पड़ोस में कौन आता है, मंगल ग्रह आता है। और मंगल ग्रह के बारे में शायद अब तो किसी को भी ये नहीं हो कि मंगल अब नया है, क्योंकि मंगल मिशन जो मूवी बनी है इसने सभी को इंट्रोड्यूस करवा दिया है मंगल के साथ। और जब पिक्चर फिल्म के एंड में जब पिक्स लेनी शुरू हुई थी तो लाल रंग की स्क्रीन तैयार हो गई थी। तो इसीलिए जो मंगल है वो थोड़ा रक्ताभ दिखाई देता है, इसीलिए इसको लाल ग्रह भी कहते हैं। इसका हल्का रक्ताभ प्रतीत होता है, इसलिए इसको लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल के दो छोटे प्राकृतिक उपग्रह भी हैं। जैसे पृथ्वी के पास एक चांद है ना, तो उसी तरह से मंगल के पास कितने चांद हैं, दो चांद हैं। कितना सुंदर लगता होगा मंगल। अब इसके बाद आती है बारी बृहस्पति की। बृहस्पति जो है वो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये इतना बड़ा ग्रह है कि इसमें 1300 पृथ्वियाँ आ सकती हैं, समा सकती हैं। और ये अपने अक्ष पर बहुत तेज़ी से घूमता है, बहुत जल्दी ट्विस्ट करता है। और बृहस्पति के बहुत से प्राकृतिक उपग्रह हैं, लेकिन अगर दूरबीन से देखें तो चार जो उपग्रह हैं वो हमें स्पष्ट दिखाई भी देते हैं। अब बृहस्पति के बाद अगली बारी आती है शनि की। और शनि की जो शेप है उसको डिस्टिंक्शन देते हैं जो इसके बाहर ये जो चक्र लगे हैं, ये जो वलय हैं, ये इसको एक तरह की डिस्टिंक्शन देते हैं। और शनि जो है, बृहस्पति के परे शनि का रंग पीला सा प्रतीत होता है। और इस ग्रह के वलय इसे सौर परिवार में अद्वितीय बनाते हैं। यह सभी ग्रहों में सबसे कम सघन है। कहने का मतलब, सघन कहने का मतलब कि ये सघन सॉलिड नहीं है, ये थोड़ा सा गैशियस फॉर्म में भी होता है। इसका घनत्व जल के घनत्व से भी कम है। अंदाज़ा लगाइए कि जल कितना फ्लो कर जाता है, लेकिन फिर भी ये जो है ये
थोड़ा सॉलिड है, लेकिन पूरी तरह से ये सॉलिड नहीं है। जैसे पृथ्वी हमारी पूरी तरह से सॉलिड है, ठोस है, ये पूरी तरह से ठोस अवस्था में नहीं है और सबसे कम सघन है। इसके बाद शनि के बाद हमारे दो ग्रह और आते हैं, यूरेनस और नेपच्यून। और ये दोनों ग्रह सौर परिवार के बाहरी ग्रह हैं। और शुक्र की भांति यूरेनस भी पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। शुक्र की भांति, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसीलिए हमें तारे और सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जो शुक्र ग्रह है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। उसी तरह से ये ग्रह भी जो हैं, ये यूरेनस जो है, नेपच्यून और यूरेनस में से जो यूरेनस है वो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूमता है। अब इसके बाद हमारे पास आते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या है? देखिए, मंगल और बृहस्पति के बीच एक बड़ा सा गैप आता है और उस गैप में छोटे छोटे चट्टानें जो हैं वो घूम रही होती हैं। इनको हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। पिक्चर में हम लोकेशन देखिए कि ये मंगल और देखिए ये मंगल की पट्टी है और ये बृहस्पति की पट्टी है। इन दोनों के बीच में ये जो गैप है, इसमें छोटी छोटी चट्टानें जो हैं वो घूम रही हुए, इनको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये क्षुद्र ग्रह की बेल्ट है। अब क्षुद्र ग्रह की शक्ल देखते हैं तो ये देखिए, क्षुद्र ग्रह ऐसे होते हैं। होता कुछ नहीं है क्षुद्र ग्रह, छोटी छोटी चट्टानें होती हैं इस तरह की। तो ये जो चट्टानें होती हैं ये क्षुद्र ग्रह का होते हैं और ये मंगल और बृहस्पति के बीच का जो गैप होता है इसमें ये घूमती हैं। फिर इसके बाद हमारे पास अगला आता है धूमकेतु। धूमकेतु क्या होते हैं? आपने पूंछल तारे के बारे में सुना होगा। जो पूंछल तारा होता है, जैसे आपने कभी देखा है कि गाड़ी जब मिट्टी वाले रास्ते में से निकलती है तो गाड़ी तो आगे आगे चल रही होती है, पीछे उसने मिट्टी की एक लंबी सी लाइन लगा दी होती है दूर तक। जब तक काफ़ी आगे नहीं निकल जाती गाड़ी तो उसके पीछे धूल मिट्टी की एक लंबी सी पूंछ निकल रही होती है। उसी तरह से ये धूमकेतु होते हैं। जो गाड़ी है वो तो एक तरह का सिर हो गया और जो उसके पीछे धूल की एक लंबी सी लाइन लगती है वो होगी उसकी पूंछ। तो इसी तरह से धूमकेतु भी क्या होते हैं, इसके दो हिस्से होते हैं। एक तो होता है सिर जो चमकीला होता है और दूसरा होती है धूल मिट्टी के कणों की टेल, पूंछ। और ये हमें चमकीली क्यों दिखाई देती है? क्योंकि ये जो धूल मिट्टी के कण इसके पीछे पीछे होते हैं वो प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश होता है उसको परावर्तित करते हैं और परावर्तित करने के कारण वो चमकते हैं। और ये जो धूमकेतु होते हैं ये सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। और धूमकेतु चमकीले सिर तथा लंबी पूंछ वाले होते हैं। जैसे जैसे कोई धूमकेतु जो है सूर्य के समीप आता जाता है उसकी पूंछ का आकार बढ़ता जाता है। और किसी धूमकेतु की पूंछ सदैव ही सूर्य से परे होती है ऑब्वियसली। अब यहाँ पे जब मैंने आपको गाड़ी की एग्जांपल दी है तो गाड़ी तो आगे ही चलेगी, टेल पीछे ही रहेगी। तो ये तो होगा नहीं कि धूल मिट्टी की टेल तो उसके गाड़ी के आगे है और पीछे पीछे गाड़ी चलेगी, ऐसा नहीं होता। जो गाड़ी चल रही है उसकी टेल उसके पीछे ही बनेगी। तो धूमकेतु की टेल भी जो होती है वो सूर्य से परे ही होती है, क्योंकि इसने धूमकेतु ने सूर्य की ओर ही तो चक्कर लगाने हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो चक्कर तो गाड़ी नहीं लगाने हैं, सिर नहीं लगाने हैं। तो धूल मिट्टी जो होगी उसकी टेल तो पीछे ही बनेगी। और इसकी शक्ल देखिए, इसे पूंछल तारा भी कहते हैं। देखिए इसको आकाश में इसकी एक तस्वीर ली हुई है। ये इस तरह से जब पास में से निकला तो ये आगे जो है ये तो अगला हो गया सिर, ये और पीछे जो है ये इसकी बन रही है धूल मिट्टी के कण जो प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करने के कारण चमकती है। तो ये अब बनी हुई है इसके पीछे वाली पूंछ। अब इसके बाद आपके पास आते हैं उल्का और उल्का पिंड। देखिए, उल्का और उल्का पिंड क्या होते हैं? आपने टूटते तारे के बारे में तो सुना होगा और ये भी सुना होगा कि जब कोई भी वस्तु वायुमंडल से पृथ्वी की वायुमंडल मीन्स जो हमारा निवात है
अंतरिक्ष है, उसमें से कोई भी वस्तु जब वायुमंडल में प्रवेश करती है तो उसे घर्षण महसूस होता है और अत्यधिक घर्षण होता है, जिस कारण वो वस्तु जल उठती है। उसी तरह से उल्का पिंड क्या होते हैं, जो मैंने अभी आपको पीछे क्षुद्र ग्रह दिखाए थे, वो क्या है, छोटी छोटी चट्टानें ही तो हैं। और जब ये यदा कदा वायुमंडल में प्रवेश कर जाती हैं तो वायुमंडल में प्रवेश करते ही ये जल उठती हैं और जलती हुई ये पृथ्वी की ओर गिरती हैं। और जब जलती हुई कोई चीज़ जब पृथ्वी की ओर गिरती है तो हमें दूर से क्या प्रतीत होता है, जैसे कोई टूटता हुआ तारा दिखाई देता है, वैसे ये हमें दिखाई देती हैं। तो इस तरह से जब ये कोई भी उल्का जो है या उल्का पिंड जो है जब पृथ्वी में एंटर करता है, वो जलना शुरू हो जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल मंडल में प्रवेश करते ही जलना शुरू हो जाता है। तो ये हमें कैसे दिखाई देता है, जैसे कोई टूटता हुआ तारा हो। अब इसके बाद हम आते हैं कृत्रिम उपग्रह। अब मंगल मिशन मूवी आपने देखी है, उसमें जिस तरह से मंगल की ओर हमने एक मानव निर्मित इंसानों द्वारा छोड़ा हुआ उपग्रह, ग्रह कौन सा है, जो सूर्य की ओर चक्कर लगाते हैं, और जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं, उपग्रह। और हमने उपग्रह कहाँ भेजा, मंगल पर भेजा। तो जिसने मंगल के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू किया, उसी तरह से अलग अलग देश अलग अलग टाइम पर ये उपग्रह भेजते रहे हैं। तो कृत्रिम उपग्रह जो हैं वो मानव द्वारा निर्मित उपग्रह होते हैं और इनका जो प्रमोशन किया जाता है वो एक स्पेशल मकसद से किया जाता है कि हमने मौसम संबंधी जानकारी लेनी है। जो हम रेडियो के ऊपर जो प्रसारण सुनते हैं वो भी इन्हीं उपग्रहों के कारण सुनते हैं। जो हम आजकल ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो ये भी इन्हीं उपग्रहों की बदौलत कर रहे हैं। जो हम टीवी पे लाइव टेलीकास्ट देखते हैं कि किस देश में क्या हो रहा है, दुनिया कितनी छोटी हो गई है इन रेडियो और टेलीविज़न के कारण। दुनिया के किसी भी कोने में मैच हो रहा होता है, हम वो देख सकते हैं। हमारा कोई दोस्त दुनिया के किसी कोने में बैठा हो, हम उससे झट से बात कर सकते हैं। बात ही नहीं, हम उससे वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस कारण से हैं, ये कृत्रिम उपग्रहों के कारण। और इंसान ने कितने उपग्रह भेज दिए हैं, अगर इसका अंदाज़ा लगाना शुरू करें तो पृथ्वी के चारों ओर इस तरह से उपग्रहों का जाल सा ही बना हुआ है। और जिस तरह से ये चक्कर कैसे लगाते हैं, इस तरह से वो इनके साथ सोलर पैनल लगे होते हैं जो सूर्य के प्रकाश से अपना काम चलाते हैं, बैटरी बनाते हैं। और ये जो है ग्रह आपस में जो पृथ्वी के चारों ओर या दूसरे ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और उनके संबंधी जो जानकारी होती है वो पृथ्वी पर भेजते हैं। और यहीं पे हमारा टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और इस टॉपिक को आपने अच्छे से समझना है और ये टॉपिक जो है ये आपका जो भूगोल है उसमें भी काम आ सकता है। थैंक्स।